दोस्तों ये तस्वीरें वाराणसी में नरेंद्र मोदी की सांसदी जाने और उनके धुर विरोधी के सांसद बनने की हैं। अब आप कहेंगे कुमकुम ये किस तरह का मजाक है। वैसे देश में चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों के जवाब जिस तरह से नहीं मिल रहे हैं, मजाक तो वैसे देश के वोटर के साथ हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये हमारे देश की राजनीति की बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। हमारे देश की राजनीति में वैसे रंग और रोचकता तो हद से ज्यादा है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी और कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के चीफ अजय राय, आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में जब वोटों की गिनती हो रही थी, फाइनल रिजल्ट का जिस दिन था, उस दिन अजय राय ने देश के इतिहास में अपनी जगह बना ली इस फोटो के साथ। क्योंकि अजय राय ने शुरुआत के 2 चरण में, याद होगा आपको, शुरुआत के 2 चरण में काउंटिंग के दिन नरेंद्र मोदी से बढ़त बना ली और सारे न्यूज चैनल्स में एंकरों के चेहरे सूख गए, गले से जुबान अटक गई कि नरेंद्र मोदी शुरुआत के 2 चरणों में पीछे चल रहे हैं। हालांकि उसके बाद नरेंद्र मोदी ने बढ़त बना ली, लेकिन ये बात सच है कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी की जीत का जो फर्क था वो मात्र 1.5 लाख बनकर रह गया और ये कहा गया अंत में कि मोदी हारते हारते बड़ी मुश्किल से घसीट कर जीते। लेकिन दोस्तों ये तो बात पुरानी थी। अब क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी को सांसद मानने से लोगों ने इनकार कर दिया है क्या वाराणसी में। दोस्तों ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें कुछ घंटे पहले की हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को 2 राउंड में पीछे छोड़ा था, तो उन्होंने राहुल गांधी की चुनाव आयोग को लेकर जो खुलासे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तो वो सामने आए थे और उन्होंने मीडिया से कहा था कि नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में भी फर्जी वोटर बनाए। अगर वाराणसी में फर्जी वोटर ना बनते तो वो बड़ी आसानी से नरेंद्र मोदी को हरा देते। 2 राउंड की काउंटिंग में तो उन्होंने पीछे भी छोड़ा था। जैसे ही अजय राय ने ये बात बोली, दोस्तों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गजब का सीन क्रिएट कर दिया। दोस्तों अजय राय के आते ही आप देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ पहुंच गए और उनका स्वागत करने लगे कि सांसद महोदय आ गए। अजय राय के नाम के नारे यहाँ पर लगने लगे कि बनारस के नए सांसद। दोस्तों उसके बाद अजय राय ने भी जो स्वागत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, उसका एक्सेप्टेंस किया, उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद यहाँ पर मामला खत्म हो गया। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का राजनीतिक कटाक्ष है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कर रही है। तो ये सोचते हो दोस्तों, इन तस्वीरों को मोदी जी देखते होंगे अपने आलीशान घर में बैठकर, तो क्या सोचते होंगे। हालांकि सोच तो उनकी पार्टी को अब शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो भी कुतर्क अब उनकी पार्टी इस पूरे मामले में दे रही है, इसमें वो विरोधियों के लिए, विपक्षियों के लिए बार बार एक मौके दे रही है। दोस्तों सेल्फ कोल करना तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी का एक अधिकार हुआ करता था कि कांग्रेस पार्टी सेल्फ कोल करती है, लेकिन ये भाजपाइयों को क्या हो गया है, वो बार बार सेल्फ पोल क्यों किए जा रहे हैं। दोस्तों भाजपा की तरफ से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हालांकि उनकी तरफ से रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कभी मोदी जी के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी वीडियो संदेश जारी करते हैं। जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चुनाव आयोग पर, तो कल अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा अलग अलग सीटों के आंकड़े जारी कर दिए कि अखिलेश यादव की कन्नौज सीट में इतने फर्जी मतदाता हैं, इसके अलावा प्रियंका गांधी जहां से जीती वायनाड, वहां इतने फर्जी मतदाता हैं, राहुल गांधी जहां से जीते रायबरेली, वहां इतने फर्जी मतदाता हैं। जरा सुनिए अनुराग ठाकुर ने बात बोलकर कैसे स्वयं बीजेपी को फंसा दिया। अब अगर मैं बात करूं अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी के भी यहां पर काफी 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। कितने? अखिलेश जी के यहां पे 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। और अखिलेश जी चुनाव कितने वोट से जीते? 1,70,922 वोटों से। अब दोस्तों अनुराग ठाकुर अखिलेश यादव की कन्नौज सीट के लिए डिटेल्स दे रहे हैं, तो पहला तो मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि ये आंकड़ा आ कहां से रहा है। क्योंकि राहुल गांधी ये कहते हैं कि चुनाव आयोग ने उनको इतना बड़ा पोथड़ा दिया था, वो जो पोथड़ा होता है ना 7 फीट लंबा और कई 100 किलो था, उसको पढ़ने में 6 महीने लगे उनकी टीम को। तो ये कहां से है कि कुछ घंटों के अंदर बीजेपी ने ये फर्जी वोटर लिस्ट का पूरा आंकड़ा निकाल लिया। मैं बीजेपी के आंकड़े पर सवाल नहीं कर रही हूँ, बीजेपी की तरफ से जो आंकड़ा पेश किया होगा वो 100% सही होगा, लेकिन ये आंकड़ा आया कहां से बीजेपी के पास? तो क्या उनके पास अलग से कोई डिजिटल वोटर लिस्ट उपलब्ध की जा रही है क्या? दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा करने के लिए इंतजार कर रहे थे क्या अनुराग ठाकुर की राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, बता दें कि महादेवपुरा में कितने फर्जी मतदाता हैं, उसके बाद में जाके रायबरेली या फिर कन्नौज या फिर
वायनाड की सीटों पर खुलासा करूंगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये जवाब तो चुनाव आयोग का था, बीजेपी वाले क्यों दे रहे हैं? दोस्तों, चुनाव आयोग के स्पोक्स पर्सन की तरह बीजेपी को बनना बंद कर देना चाहिए। चुनाव आयोग के तीर बीजेपी लेकर अपने लिए और मुश्किल में डाल रही है अपने आप को। और तो और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब बीजेपी की तरफ से सोनिया गांधी को लेकर भी ये दावा किया जा रहा है। बीजेपी के जो आईटी सेल के मुखिया हैं, सोनिया गांधी को लेकर उन्होंने कह दिया कि उनका पहली बार जो नाम था रोल में वो 1980 में ही आ गया, जबकि उन्होंने भारत की जो नागरिकता थी वो 1982 में ली थी। ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। पहली बात तो इसका भी तर्क कांग्रेस पार्टी ने दिया है कि जब उनका पहली बार रोल में नाम आया तो केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार नहीं थी, जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। लेकिन चलिए, अमित मालवीय की इस बात को मान भी लिया गया कि सोनिया गांधी का एसआईआर से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम आ गया। तो ये भाजपाई इस आंकड़े को लेकर बैठे थे क्या? पहली बात तो भाजपाइयों के पास ये आंकड़ा आया कहां से? चुनाव आयोग ने मुहैया कराया क्या? मतलब चुनाव आयोग यहाँ तो मुहैया करा नहीं रहा डेटा, लेकिन वहां मुहैया करा रहा है। चलिए, मान लिया चुनाव आयोग ने नहीं मुहैया कराया, भाजपा का पास अपने इंटरनल सोर्सेज होंगे, भाई सरकार है आपके पास। तो ये 11 साल से इतने बड़े डॉक्यूमेंट पर कुंडली मार के क्यों बैठे हुए थे? इंतजार हो रहा था कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तब हम ये बम फोड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा मसला कितना दिलचस्प हो गया है। राजनीति के मंच में बीजेपी इतनी बुरी तरह से बैकफुट में है कि वो ऐसे ऐसे कुतर्क कर रही है कि लोग उसका जमीन पर ऐसे ही मजाक उड़ा रहे। पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है, ऐसे ऐसे मीम बनाए जा रहे हैं वोट चोरी के नाम पर। और तो और देखिए, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उनके धुर विरोधियों को ढोल नगाड़े बजाकर सांसद महोदय घोषित किया जा रहा है। ये देखने में मजेदार लगता है, लेकिन ये बताता है कि बीजेपी की साख में कितना बड़ा बट्टा लगा है। और उससे बड़ा बट्टा लगा है चुनाव आयोग की साख में, क्योंकि ना तो एसआईआर से पहले वोटर लिस्ट ठीक थी, ना एसआईआर के बाद की वोटर लिस्ट ठीक थी। भाई, अंधभक्त और मीडिया यही कहती है ना कि देखिए राहुल गांधी ने तो बहुत सही काम कर दिया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सबूत दे दिया कि इस देश में एसआईआर की कितनी जरूरत है। अगर ऐसा है दोस्तों, तो जो एसआईआर की जा रही है उसमें तो इतनी विसंगतियां हैं। हर दिन तेजस्वी यादव वो विसंगतियां हमारे सामने रख देते हैं। जैसे दोस्तों, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के खास एमएलसी हैं दिनेश सिंह, उनका वोट घोटाला कथित तौर पर उजागर कर दिया कि इनके पास 2 अलग अलग एपिक नंबर है, 2 अलग अलग जिलों से 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में 2 अलग अलग वोट है इनके पास। दोस्तों, ये सारी जानकारी तेजस्वी यादव ने कहां से निकाली है? एसआईआर के बाद का जो ड्राफ्ट शेयर किया है ना चुनाव आयोग ने, वहां से। और देखिए दोस्तों, एनडीए की सांसद है दोस्तों वीणा देवी, इनको लेकर भी इन्होंने फर्जीवाड़ा का खुलासा किया है कि इनके पास 2 अलग अलग एपिक नंबर हैं, इनके पास भी 2 अलग अलग जिलों के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 अलग अलग वोट हैं। मतलब तेजस्वी यादव तो रोज ऐसे ही खुलासे कर रहे हैं। और तो और तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा हास्यास्पद कह लीजिए या बड़ा इंटरेस्टिंग खुलासा किया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि भीखू भाई दल सानिया बिहार में बीजेपी के प्रभारी हैं, ठीक है, वैसे गुजराती हैं। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि गुजरात के रहने वाले अचानक से बिहार में वोटर बनाए गए। मतलब 5 साल बिहार में रहे भी नहीं, लेकिन अपना गुजरात से नाम कटवाकर इन्होंने बिहार में अपने आप को वोटर बनवा लिया। और कटाक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि पता नहीं बिहार का चुनाव निपटने के बाद फिर कहां के वोटर बनवा लें अपने आप को। तो ये खेल चल रहा है, तेजस्वी यादव का ये दावा है। ऊपर से राहुल गांधी ने और तड़का डाल दिया। कल दोस्तों राहुल गांधी ने मृत लोगों के साथ मुलाकात की और उसके बाद कटाक्ष के तौर पर ये वीडियो शेयर किया कि चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि मृत लोगों से चाय पीने का अवसर उन्होंने राहुल गांधी को दे दिया। दरअसल ये वो लोग हैं जिनका एसआईआर में नाम काट दिया गया चुनाव आयोग का के द्वारा, ये कहते हुए कि ये लोग मृत पाए गए और ये जिंदा थे। इन्हीं में से कुछ लोगों को योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया था कि देखिए मैं लेकर आया हूं उन लोगों को जिनको चुनाव आयोग ने एसआईआर में मृत घोषित कर दिया। तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति हो गई है चुनाव आयोग के सामने, जिसमें विपक्ष कहता है कि ना तो एसआईआर से पहले ये ठीक से वोटर लिस्ट बना पा रहे हैं, ना एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट बना पा रहे हैं। मतलब वोटर लिस्ट बनाने के नाम पर ही गड़बड़ हो रहा है और इसी को लेकर एक अगस्त क्रांति आज रात से शुरू कर दी जा रही है। अब जिला या अगस्त क्रांति कांग्रेस पार्टी के हिसाब से पहुंचाई जाएगी। आज रात से कार्यक्रम कर दिया गया है और उसके बाद रविवार से तो आप जानते ही हैं स्वयं राहुल और तेजस्वी यादव सड़क पर उतरकर बिहार में एक यात्रा करेंगे और ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा टाइप की है। ये हाइब्रिड है, हालांकि ये बस के जरिए भी की जाएगी, लेकिन काफी हद तक जमीन पर भी उतरा जाएगा। तो मतलब विपक्ष तो चुनाव आयोग की धज्जियां पर धज्जियां उड़ा रहा है और जवाब देने के लिए भाजपा के लोग आगे आ रहे हैं, ये बताने के लिए कि फलानी सीट में भी फर्जी वोटर हैं, ढिमकानी सीट में भी फर्जी वोटर हैं। मतलब
बीजेपी भी वही बात बोल रही है जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है। दोनों एंड ऑफ द डे चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों अब तो ज्ञानेश कुमार को पक्का सामने आकर बता ही देना चाहिए कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो ज्ञानेश कुमार की टीम को अनुराग ठाकुर से शपथ पत्र मांग लेना चाहिए। बताइए, एफिडेविट तो अनुराग ठाकुर को भी देना चाहिए ना कि वो जो बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच्ची बात है कि झूठी बात है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।